अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हेल्थ इंश्योरेंसेस को देखेंगे। इंश्योरेंसेस चूंकि हमें पता है कि रेवेन्यू साइकिल के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इंश्योरेंस का। यूएस में मोर देन 80% लोगों के पास जो है हेल्थ इंश्योरेंसेस होती हैं जो उनके हेल्थ बेनिफिट्स को कवर कर रही होती हैं। तो मेडिकल बिलिंग में डिफरेंट तरह की जो इंश्योरेंसेस यूज होती हैं उनके बारे में देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंसेस बेसिकली वो होती हैं जो किसी कैजुअलिटी की सूरत में अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके जो बेनिफिशरीज होती हैं उनको कंपनसेट करती है। लेकिन मेडिकल बिलिंग के अंदर जो है लाइफ इंश्योरेंसेस के साथ काम नहीं होता, क्योंकि हमारे पेशेंट जो होते हैं वो जिंदा लोगों की के साथ डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं उन उन चीजों को कवर करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हमारे जो है उसमें नहीं आती, मेडिकल बिलिंग के अंदर नहीं आती। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ कवरेजेस दे रही होती हैं, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। छोटी से छोटी जो है ट्रीटमेंट से लेके बड़ी से बड़ी सर्जरी तक जो है हेल्थ इंश्योरेंसेस कवर करती हैं। वर्कर कॉम्पनसेशन वो इंश्योरेंसेस होती हैं जो ड्यूरिंग वर्क इंजरी और इलनेस को ट्रीट करती हैं, जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो है वो एम्प्लॉय को दी गई इंश्योरेंसेस होती हैं। तो ड्यूरिंग वर्क अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई इंजरी इलनेस होती है तो उसको जो है वो वर्कर कॉम्पनसेशन जो है इंश्योरेंस ट्रीट करती है। इसके अलावा पर्सनल पर्सनल इंजरी प्रोटेक्शन या नो फॉल्ट की इंश्योरेंसेस भी होती हैं जो एक्सीडेंटल केसेस को ट्रीट करती हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक्सीडेंटल केसेस वगैरह भी आ जाते हैं तो हम लोग फिर नो 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 फॉल्ट की इंश्योरेंसेस को वो जो है वो क्लेम जो है वो बिल करते हैं। बेसिकली जो हमारी की कवरेजेस होती हैं वो ऐसे होता है कि पेशेंट के पास अगर मेडिकल इंश्योरेंस है लेकिन उसके साथ कोई जो है वो इंसिडेंट, कोई कोई हादसा या कुछ इस तरह की चीज जो है वर्क के दौरान हो जाती है, तो उसकी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो उसको कवर नहीं करेगी, बल्कि उसकी जो है वर्कर कॉम्पनसेशन को हमें बिल करना पड़ेगा। हालांकि उस पेशेंट के पास मेडिकल इंश्योरेंस भी मौजूद हो, उसके बावजूद जो उसकी वर्कर कॉम्पनसेशन है ड्यूरिंग वर्क वाली जितनी भी चीजें होती हैं उनको वही कवर करेगी। इसी तरह से अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो नॉर्मल आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंसेज होती हैं वो एक्सीडेंटल केसेस को ट्रीट नहीं कर रही होती, बल्कि एक्सीडेंटल केसेस के लिए नो फॉल्ट इंश्योरेंसेज होती हैं। गवर्नमेंट की और प्राइवेट दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योरेंसेज जो है यूएस के अंदर काम कर रही हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी इंश्योरेंसेज होती हैं उनको फेडरल पेयर्स या फेडरल इंश्योरेंसेज या फेडरल कैरियर्स कहते हैं। जाहिर है कोई भी चीज़ फेडरल अगर हो रही है तो उसका मतलब है वो गवर्नमेंट से बिलोंग कर रही है। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंसेज हैं उनको प्राइवेट इंश्योरेंसेज या कमर्शियल इंश्योरेंस या प्राइवेट पेयर्स कहते हैं। हजारों किस्म की प्राइवेट इंश्योरेंसेज जो है यूएस के अंदर काम कर रही हैं, जो गवर्नमेंट की जो है गाइडलाइंस के अंदर काम कर रही हैं। अभी जो यूएस के अंदर मेजर प्लेन्स काम कर रहे हैं 2024 के अंदर 8 प्लेन्स थे जिनमें से 6 के नाम यहाँ पे मेंशन है। मेडिकेयर मेडिकेड की इंश्योरेंस है, स्टेट चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ट्राई केयर और ट्राई केयर फॉर लाइफ प्रोग्राम है, वेटरन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके बाद द इंडियन हेल्थ सर्विसेज हैं। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान भी है, और फेडरल गवर्नमेंट वर्कर कॉम्पनसेशन जो रिसेंटली अभी आए हैं 2024 में, रिसेंटली आए हैं। तो ये प्लान्स भी जो है गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज डायरेक्टली गवर्नमेंट के हैं उनके उनको कवर करने के लिए है। मेडिकेयर की इंश्योरेंस जो है यूएस में सबसे पुरानी इंश्योरेंस है और सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर कवर होते हैं। इसके अंदर जितने भी लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं उनकी उम्र अगर 65 या 65 से अबव हो तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो मेडिकेयर की इंश्योरेंस के अंदर जो है वो इनरोल हो जाते हैं। इसके अलावा जो रेलवे डिपार्टमेंट के रिटायर्ड लोग होते हैं, रेल रोड डिपार्टमेंट होता है जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनका, रेल रोड के रिटायर्ड लोग भी जो है वो मेडिकेयर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके अलावा जो 65 की उम्र से कम लोग हैं उनमें डिसेबिलिटी का शिकार जो लोग हैं वो लोग, और जो टर्मिनली इल हैं, टर्मिनली इल वो लोग होते हैं जो एंड स्टेट डिजीज के ऊपर होते हैं। उनको जो बीमारी होती है वो लाइलाज बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो वो लोग भी जो है वो मेडिकेयर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। मेडिकेयर यूएस की सबसे बड़ी इंश्योरेंस है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट तरह से जो सर्विसेज को कवर कर रहे हैं। हम लोगों को हमेशा मेडिकेयर के इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी चेक करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग जो सर्विसेज बिल कर रहे हैं वो इसके किस पार्ट के अंडर आ रही है, और उस पार्ट का एक्टिव होना जरूरी है। मेडिकेयर की एलिजिबिलिटी जब भी चेक की जाती है तो हम लोगों को जो है वो ये चीज जरूर देखनी होती है कि कौन सा पार्ट जो है वो इसका एक्टिव है। पार्ट ए के अंदर इन पेशेंट या हॉस्पिटल बिलिंग होती है, उसको हम इंस्टीट्यूशनल बिलिंग भी कहते हैं। इन पेशेंट बिलिंग वो होती है जो पेशेंट एडमिट होता है, जो 24 आवर्स से ज्यादा जो है वो हॉस्पिटल के अंदर स्टे करता है, वो इन पेशेंट होता है, और उसको पार्ट ए कवर करता है। मेडिकेयर की एलिजिबिलिटी में ये होता है कि समटाइम
इंश्योरेंस चेक करते हैं तो इंश्योरेंस एक्टिव दिखती है। और जब हम डिटेल्स को देख रहे होते हैं तो इसमें इसके कुछ पार्ट एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव होते हैं। इसका एक पार्ट भी एक्टिव हो तो इंश्योरेंस एक्टिव ही नजर आ रही होती है। लेकिन हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जिस पार्ट को हम बिल कर रहे हैं उसका एक्टिव होना जरूरी है। पार्ट बी जो है आउट पेशेंट या मेडिकल कवरेज दे रही है। आउट पेशेंट ओपीडी को कहते हैं। आउट पेशेंट जो कि पेशेंट आए चेक कराए कराया और चले गए, जिसके अंदर सिंपल इनकाउंटर आ गए, इनम्स आ गए, थेरेपीज वगैरह आ जाती है, फिजिकल थेरेपी आ जाती है, साइकोथेरेपी के सेशंस आते हैं कि ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट वापस चले जाते हैं आउट पेशेंट बिलिंग के अंदर। पार्ट सी मैनेज केयर प्लान्स होते हैं या मेडिकेयर एडवांटेज प्लान होते हैं, जिनके अंदर पार्ट ए और बी दोनों कवर होते हैं। अब पार्ट ए और बी अलग से हैं और पार्ट सी में पार्ट ए और बी अगर कवर हो रहे हैं तो उसमें कोई डिफरेंस होना जरूरी है। तो मैनेज केयर प्लान्स बेसिकली क्या होते हैं? मैनेज केयर या मेडिकेयर एडवांटेज प्लान वो कमर्शियल इंश्योरेंसेज होती हैं जो मेडिकेयर की इंश्योरेंस का बर्डन रिड्यूस करने के लिए मेडिकेयर के बिहाफ में जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। क्योंकि जाहिर है मेडिकेयर की इंश्योरेंस जो है बहुत वास्ट एरिया कवर कर रही है और बहुत ज्यादा पेशेंट्स को कवर कर रही है। तो इसमें ये जरूरी होना होता है कि मेडिकेयर की इंश्योरेंस को जो है वो सपोर्ट करने के लिए और इंश्योरेंसेज अवेलेबल हो। तो मेडिकेयर की इंश्योरेंसेस जो बेसिकली होती हैं वो जो होती है एक लार्ज एरिया को कवर करती है। तो इसकी ही गाइडलाइंस के अंदर जो है कमर्शियल इंश्योरेंसेस जो है इसके मैनेज केयर प्लान्स होते हैं। जब मेडिकेयर के पास मैनेज केयर प्लान होता है तो हम लोगों ने क्या करना होता है? क्लेम जो है वो मैनेज केयर प्लेन को ही डायरेक्टली सबमिट कराना होता है और मैनेज केयर प्लेन ही जो है वो क्लेम को पे करता है, मेडिकेयर पे नहीं करती। जब हम कह रहे हैं ना कि मेडिकेयर के बिहाफ में सर्विसेज दे रही है तो उसका मतलब है कि उसमें मेडिकेयर सर्विस नहीं दे रही बल्कि वो कमर्शियल इंश्योरेंस, क्योंकि उसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए दे रही है तो उसमें फिर मेडिकेयर का रोल तो नहीं है। मेडिकेयर का बर्डन उसने शिफ्ट कर दिया है कमर्शियल इंश्योरेंस को। तो उसी कमर्शियल वो कोई भी कमर्शियल इंश्योरेंस हो सकती है जो भी उसका मैनेज केयर हो। हम लोगों को एलिजिबिलिटी के थ्रू पता चलेगा। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस के पोर्टल से लेके या आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल करके इंश्योरेंस के नंबर पे कंप्यूटराइज आंसर मशीन या इंश्योरेंस के रैप से भी हम डिटेल्स पूछ सकते हैं। वहां पे हमें जो है वो मैनेज के प्लेन जो होती है उनकी डिटेल्स जो है ज्यादातर पोर्टल पे ही मिल जाते हैं। इतना ज्यादा तरद्दुत करने की जरूरत नहीं होती, पोर्टल पे ही अवेलेबल होते हैं कि मेडिकेयर का कौन सा मैनेज केयर प्लान होता है। हम मैनेज केयर प्लान को क्लेम सबमिट कराते हैं। अक्सर ये होता है कि एलिजिबिलिटी जब हम चेक कर रहे हैं तो मैनेज केयर प्लान का सिर्फ नाम आ रहा होता है, आईडी नहीं आ रहा होता। तो बहुत सारी इंश्योरेंसेस ऐसी है कि जिनके नाम और नाम और पेशेंट का नाम डेट ऑफ बर्थ डाल के तो इंश्योरेंसेस की आईडी आ जाती है। तो फिर हम आईडी निकालते हैं पोर्टल्स पे जाके और आईडी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसका आईडी ऐड करके तो उस इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट कराते हैं। पार्ट डी के अंदर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेजेस आती हैं यानी फार्मेसी। अगर कोई फार्मेसी की सर्विसेज ले रहा है, दवाइयाँ वगैरह ले रहा है तो दवाइयाँ जो है मेडिकेयर का पार्ट डी कवर करता है। तो पार्ट डी जो है उसका एक्टिव होना जरूरी है। नॉर्मली हमारी मेडिकल बिलिंग कंपनीज में बहुत कम ऐसा है कि फार्मेसी की बिलिंग हो रही होती है। फार्मेसी की जो है ज्यादातर बिलिंग जो है वो इन हाउस हो रही होती है, वहीं पे बिलिंग होती है, बिल बनाते हैं वहीं पे दे देते हैं। वहीं पे इंश्योरेंस भी अगर पे कर रही है तो वो खुद ही इन हाउस जो है वो बिलिंग कर रहे होते हैं। आउटसोर्स इतना ज्यादा फार्मेसी की बिलिंग नहीं हो रही होती। अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि मेडिकेयर और मेडिकेयर का रेल रोड जो डिपार्टमेंट है वो भी मेडिकेयर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मेडिकेयर और रेल रोड मेडिकेयर दो कार्ड हैं मेडिकेयर के मौजूद हैं। कार्ड में अगर देखें तो कार्ड का जो नंबर है, इंश्योरेंस आईडी जो होता है वो सिमिलर होता है मेडिकेयर और रेल रोड मेडिकेयर का। बेसिकली इंश्योरेंस तो एक ही है, इसके इस डिफरेंट प्लेन्स डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर क्लेम सबमिट होता है। तो हमें इसमें ये करना होता है कि रेल रोड अगर उसका प्लेन है तो रेल रोड वाला जो एड्रेस होगा, पेयर आईडी इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जो कोई चीज सबमिट होती है वो भी किसी एड्रेस के ऊपर सबमिट होती है। तो पेयर आईडी के ऊपर सबमिट होगी जो इलेक्ट्रॉनिक सबमिट हो रही है तो वो भी रेल रोड वाले एड्रेस पे सबमिट होगी। और अगर पोस्टल जा रही है तो फिर भी रेल रोड वाले एड्रेस पे जाएगी। अगर सिंपल वाली मेडिकेयर है तो सिंपल वाले मेडिकेयर, जैसे किसी भी ऑफिस की दो अलग लोकेशंस होती हैं तो उनके अलग से एड्रेस होते हैं, उसी तरह से ये होता है कि इसके जो रेल रोड वाला प्लेन है और दूसरा सिंपल वाला प्लेन है तो उनके एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो हमने इन इन चीजों को इसको मद्देनजर रखते हुए कि बेसिकली प्लेन जो है रेल रोड है या सिंपल वाली मेडिकेयर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लेम को सबमिट कराना है। दूसरी इंश्योरेंस हमने मेडिकेट देखी थी। मेडिकेट के बारे में बताने से पहले मेडिकेयर के बारे में एक और चीज बताती हूँ कि मेडिकेयर की जो हमने इंश्योरेंस देखी है कि गवर्नमेंट की इंश्योरेंस है। तो हम कहते हैं मेडिकेयर को एडमिनिस्ट्रेटिव बाय फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो भी फेडरल फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो होते हैं पूरे
कंट्री के अंदर सिमिलर होते हैं। हमारे जितने भी इदारे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है तो आप देखेंगे कि उनके प्रोटोकॉल सेम होते हैं, जिस भी प्रोविंस के अंदर जाए। उसी तरह से यूएस की तमाम स्टेट्स के अंदर जो है मेडिकेयर के रूल्स रेगुलेशन सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे जब हमारी मेडिकेड की इंश्योरेंस आती है तो ये मेडिकेड की इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव बाय स्टेट है। स्टेट स्टेट टू स्टेट जो है इसके रूल रेगुलेशन वेरी कर जाते हैं। हमने, अगर आपको याद हो कि अभी हमने इनरोलमेंट जब पढ़ा था, प्रोवाइडर इनरोलमेंट जब पढ़ा था, तो प्रोवाइडर इनरोलमेंट में हमने पढ़ा था कि मेडिकेड की इनरोलमेंट करते वक्त मेडिकेड के पोर्टल से इनरोलमेंट फॉर्म लिया जाता है और स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो ऑनलाइन सबमिट कराया जाता है या पेपर फॉर्म में सबमिट कराया जाता है, क्योंकि हर स्टेट की जो है रिक्वायरमेंट दूसरी स्टेट से डिफरेंट होती है। तो मेडिकेड की इंश्योरेंस जो है स्टेट टू स्टेट जो है वेरी कर दी है, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बाय स्टेट कहते हैं और स्टेट के प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करती है। ये लो इनकम लोगों की इंश्योरेंस होती है, ज्यादातर लो इनकम लोग इसमें कवर होते हैं। लेकिन जो डिसेबिलिटी का शिकार लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, वो भी जो है मेडिकेड की इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं वो जो 65 से अबव वाले लोग होते हैं जो मेडिकेयर में हो रहे थे कवर, वो भी मेडिकेड के अंदर कवर होते हैं। बाकी जो हमारे पास इंश्योरेंसेस कुछ और के नाम मैंने लिए थे उनको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि उनमें क्या होता है। स्टेट चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, नाम से ही जाहिर है कि ये बच्चों के लिए होती है, गरीब बच्चों की के लिए ये इंश्योरेंस बनाई जाती है, कवर कर रही होती है गरीब बच्चों को। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ट्राई केयर और ट्राई केयर फॉर लाइफ जो है यूएस मिलिट्री की इंश्योरेंस है, सर्विसेज के अंदर है, रिटायर्ड है, उनके फैमिली मेंबर्स है, सबको ट्राई केयर कवर करती है। वेटरन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम जो है ये भी जो है वो गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस हैं, ये भी आर्मी की इंश्योरेंस है, मिलिट्री की इंश्योरेंस है। लेकिन वेटरन के अंदर ज्यादातर वो लोग कवर होते हैं जो जिस किसी ड्यूरिंग सर्विस किसी किस्म की पार्शली या फुली डिसेबिलिटी का शिकार हो गए, तो उसको फिर वेटरन कवर करेगा। वेटरन भी जो है कुछ ही सालों पहले जो है वो अलग हुआ है, पहले ये ट्राई केयर का ही पार्ट होता था। इंडियन हेल्थ सर्विसेज जो होते हैं, जितने अमेरिकन इंडियंस हैं, ज्यादातर इनकी अलास्का जो स्टेट है उसके अंदर के नेटिव्स हैं, उनको कवर कर रही है जो इंडियन हेल्थ सर्विसेज है। तो ये बाकी की इंश्योरेंसेस भी जो है वो ये हैं। मैनेज केयर को, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि मैनेज केयर प्लान्स जो होते हैं वो जो मेन आपकी इंश्योरेंसेस प्लान होते हैं उनकी उनकी जो है बर्डन को रिड्यूस करने के लिए उनके बिहाफ में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैनेज केयर प्लान जो है मेडिकेयर की इंश्योरेंस के भी होते हैं और मैनेज केयर प्लान जो होते हैं मेडिकेड की इंश्योरेंस के भी होते हैं। दोनों मेडिकेयर और मेडिकेड के जो है वो मैनेज केयर प्लान्स होते हैं। मैनेज केयर प्लान्स को अगर हम लोग देखें तो मैनेज केयर प्लान्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इनकी तीन चार टाइप्स होती हैं, ज्यादा मेनली जो टाइप्स इसकी यूज होती हैं वो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन और प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है। हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन या एचएमओ प्लान्स क्या होते हैं? Are the type of the provider network that require the beneficiaries to obtain care throughout the network except in cases of the emergencies। अच्छा, मैं इसको अगर बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन या एचएमओ प्लेन्स वो होते हैं जो सस्ते प्लेन होते हैं। ठीक है, लो कॉस्ट प्लेन्स होते हैं। प्लेन लो कॉस्ट जब हम कहते हैं तो प्लेन खरीदने से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब प्लेन खरीदा जाता है तो पेशेंट जब कोई इंश्योरेंस खरीदता है तो इंश्योरेंस को जो है वो प्रीमियम की रकम अदा करता है, प्रीमियम की अमाउंट देता है। तो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम की अमाउंट बहुत कम होती है। फिर जब वो प्रीमियम देता है उसको इंश्योरेंस मिलती है, जब इंश्योरेंस की कवरेज, तो इंश्योरेंस की कवरेज को भी हम कहते हैं कि दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। एक इंश्योरेंस की बेनिफिट, 80% का पोर्शन जो इंश्योरेंस ने पे करना होता है वो, और दूसरा पोर्शन होता है आउट ऑफ पॉकेट पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 20% का पोर्शन वो जो पेशेंट ने पे करना होता है। तो जो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इंश्योरेंस की कवरेजेस भी कम, मतलब इंश्योरेंस जो बेनिफिट दे रही है इंश्योरेंस के बेनिफिट्स भी कम होते हैं, और जो आउट ऑफ पॉकेट होता है पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी कम होता है। उसके अलावा जो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिर्फ लोकेलिटी के अंदर कवर करती हैं, लोकेलिटी के बाहर कवर नहीं करती। नेटवर्क प्रोवाइडर को कवर करती हैं, आउट ऑफ नेटवर्क को सिर्फ इमरजेंसी में कवर करती हैं। नेटवर्क प्रोवाइडर, कल हमने देखा था कि हमने देखा था पार्टिसिपेशन वाला प्रोसेस, तो उसमें हमने नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क डिस्कस किया था कि जो इनरोल होने के बाद प्रोवाइडर को जो अब फीस स्केड्यूल एक ऑफर करती है इंश्योरेंस, जिसको असाइनमेंट ऑफ चार्जेस कहते हैं, जिसको कोई अगर प्रोवाइडर एग्री कर लेता है तो वो नेटवर्क प्रोवाइडर नेटवर्क प्रोवाइडर बन जाता है, और जो डिसएग्री करता है वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर बन जाता है।
तो जो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नेटवर्क को ही कवर करती है, आउट ऑफ नेटवर्क को इमरजेंसी की सूरत में बस कवर करती है। उसके अलावा जो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके अंदर हमेशा प्राइमरी केयर फिजिशियन का होना जरूरी है। प्राइमरी केयर फिजिशियन वो डॉक्टर होता है जो इंश्योरेंस ने एलोकेट किया होता है पेशेंट को, इंश्योरेंस की तरफ से बताया हुआ डॉक्टर होता है। ज्यादातर पेशेंट की लोकेलिटी के अंदर डॉक्टर मौजूद होता है। उस डॉक्टर को के पास वो पहले चेक कराने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर अगर रेफर करता है तो रेफरल लेके किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो HMO प्लेन्स में जरूरी है कि प्राइमरी केयर फिजिशियन का रेफरल हो अगर किसी स्पेशलिस्ट को चेक करते हैं। इसके अलावा जो है HMO प्लेन्स जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हर किसी डॉक्टर या हर किसी इसी हॉस्पिटल में चेक भी नहीं करा सकते। जो जो इसके अंडर आ रहे होते हैं बस उन्हीं ये जो है हॉस्पिटल्स को चेक करा सकते हैं, उन्हीं डॉक्टर्स को चेक करा सकते हैं, हर डॉक्टर को चेक नहीं करा सकते HMO प्लेन्स। PPO प्लेन उसके बिल्कुल अपोजिट है। PPO प्लेन महंगा प्लेन है, हाई कॉस्ट प्लेन है। हाई कॉस्ट प्लेन, अगेन हम प्लेन लेने से शुरू करते हैं। PPO प्लेन के प्रीमियम ज्यादा होते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की जब कवरेज होती है तो इंश्योरेंस के बेनिफिट भी ज्यादा होते हैं और आउट ऑफ पॉकेट भी ज्यादा होता है। प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन या PPO प्लान जो होता है नेटवर्क में भी कवर करता है और आउट ऑफ नेटवर्क भी कवरेजेस देता है, लोकेलिटी से बाहर जो है कवरेजेस देता है। इसमें जो है एक बड़ा बड़ा नंबर होता है स्पेशलिस्ट का और उसका हॉस्पिटल्स का, जहाँ पे जाके जो है पेशेंट चेक कर सकता है अपनी चॉइस के जो है डॉक्टर के पास जाके, अपनी चॉइस की जो है वो हॉस्पिटल को सिलेक्ट करके ये अपनी ट्रीटमेंट ले सकता है। और प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई बाउंड बाउंड नहीं होता पेशेंट, वो जाके तो अ, बगैर रेफरल के जो है वो जाके तो जो है वो सर्विसेज दे सकता है। पॉइंट ऑफ सर्विस को अगर देखें तो वो HMO और PPO के दरम्यान में एक प्लेन है। अगर डिस्क्राइब करें तो जैसे हमने PPO में कहा है कि प्लेन ओनली प्रोवाइड द इन नेटवर्क कवरेजेस, HMO इन नेटवर्क दे रहा है, PPO आउट ऑफ नेटवर्क भी दे रहा है, और ये भी जो है POS जो है वो भी नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क दोनों दे रहा है। मेजर बेनिफिट अगर हम देखें HMO प्लेन्स के तो प्रीमियम वगैरह आउट ऑफ पॉकेट वगैरह कम है, HMO प्लेन सस्ते हैं, ये मेजर बेनिफिट है। PPO प्लान को देखें तो बहुत ज्यादा ये फिजिशियंस को और हॉस्पिटल्स वगैरह को कवर करता है, नेटवर्क की जरूरत भी नहीं और रेफरल की जरूरत भी नहीं होता। उसी तरह से POS भी लार्ज सेक्शन ऑफ फिजिशियंस को कवर कर रहा है। नेटवर्क के लिहाज से देखें तो HMO सिर्फ नेटवर्क में कवर करता है, PPO आउट ऑफ नेटवर्क भी कवर करता है। POS आउट ऑफ नेटवर्क कवर करता है लेकिन बहुत महंगा हो जाता है उसके लिए, नेटवर्क में रहे तो सस्ता रहता है। डिटेक्टेबल की बात करें तो HMO प्लेन में होता है, प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है। PPO में भी होता है लेकिन POS में नहीं होता। कोपे की बात करें, कोपे स्मॉल अमाउंट होती है, टोकन फीस, पर्ची फीस कह सकते हैं कि हर दफा विजिट के ऊपर जो है वो डॉक्टर ऑफिस में पेशेंट ने पे करनी होती है। तो HMO प्लेन में कोपे की पे अमाउंट होती है, PPO में नहीं होती। तो POS में भी होती है अगर इन नेटवर्क में रहे तो। PCP का रेफरल HMO में रिक्वायर होता है, PPO में नहीं चाहिए होता और POS में भी चाहिए होता है। तो ये बेसिकली POS भी HMO और PPO के दोनों के ही इसके अंदर जो है वो चीजें जो है करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो ये हमारी जो है हेल्थ इंश्योरेंसेस थी जो आज का टॉपिक था। आप लोगों का इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लें, प्रीवियस किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्टार्ट में बताया था कि वर्कर्स कंपनसेशन जो है उसमें भी हम काम करते हैं, मतलब उनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए काम करते हैं। वर्कर कॉम्पनसेशन बेसिकली इंश्योरेंसेस की टाइप है, ये हमने इंश्योरेंसेस की टाइप देखी थी। वर्कर कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस की वो टाइप है जो अगर किसी भी पेशेंट को ड्यूरिंग वर्क इंजरी और इलनेस हो जाती है, जैसे हम अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जी ऑफिस में काम करने के दौरान गिर गिरा के हमारे हमें चोट लग जाती है, तो हमें हमारा जो इलाज है हम अपनी पर्सनल इंश्योरेंस से तो नहीं कराएंगे, हमारा एम्प्लॉयर हमारा इलाज कराएगा। उसी जी तरह जी से जो वर्कर कॉम्पनसेशन इंश्योरेंसेज होती हैं वो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिली हुई होती हैं। तो ड्यूरिंग वर्क अगर कोई भी मसला हो जाता है
तो वो जो इशू होता है, जो इंजरी है, इलनेस है, जैसे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, हाथ जल गया, उसका कुछ हो गया, या कोई मजदूर काम कर रहा था वो गिर गया कहीं पे, कुछ हो गया, इस तरह की चीजें, तो उस चीज को जो है वो एम्प्लॉयर कवर करेगा। तो वर्कर कॉम्पनसेशन इंश्योरेंसेस की टाइप है जो इस तरह जी की जी। जो जो केसेस होते हैं उनको ट्रीट करती है। हालांकि उस पेशेंट के पास मेडिकल इंश्योरेंस मौजूद भी हो, तो मेडिकल इंश्योरेंसेस जो है इस तरह के केसेस को ट्रीट नहीं करेगी। इस तरह का कोई भी अगर केस होगा तो वो, मैं एग्जांपल देती हूँ जैसे। मैम मुझे इसकी तो समझ आ गई, बस हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारे मेडिकल बिलिंग के काम में इन्वॉल्वमेंट है इसकी या नहीं। जी जी, वर्कर कॉम्पनसेशन की बिलिंग, यही तो कह रही हूँ कि वर्कर कॉम्पनसेशन की बिलिंग भी हम करेंगे। ओके ये, ओके ओके। क्योंकि हमारा ठीक अगर है। पेशेंट, उसके पास हेल्थ बेनिफिट, हमारा डॉक्टर वर्कर कॉम्पनसेशन के पेशेंट को भी चेक करेगा ना। अब वो जी थोड़ी जी कहेगा कि जी। कोई बंदा गिर के, मेरा पेशेंट था, मेरे पास मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहा था, लेकिन गिर के उससे चोट लग गई है तो वो किसी और डॉक्टर के पास जाए, ऐसे नहीं होगा, वो उसी डॉक्टर के पास ही आएगा। तो वो फिर उसके वर्कर कॉम्पनसेशन की इंश्योरेंस को बिल करेंगे। अच्छा, वर्कर कॉम्पनसेशन से याद आया कि वर्कर कॉम्पनसेशन में एक और चीज मैं ऐड कर लेती हूँ। वर्कर कॉम्पनसेशन की ज्यादातर जब हम बिलिंग भेज रहे होते हैं तो ये पेपर क्लेम्स सबमिट होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स नहीं जाते। इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स का मतलब ये था कि हमने अपने सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली सबमिट करा लिए थे, इंश्योरेंस के पास क्लियरिंग हाउस से गुजर के चले गए या डायरेक्टली इंश्योरेंस के पास चले गए। लेकिन वर्कर कंपनसेशन की या नो फॉल्ट की एक और इंश्योरेंस होती है, एक्सीडेंटल केसेस को ट्रीट करती है। ये जो केसेस होते हैं, इनके पास इस तरह के जो क्लेम्स हम सबमिट करवाते हैं, उनमें हमें मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हमें जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लगानी है, इंजरी डेट चाहिए हमें, इस तरह की डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो ज्यादातर हमारे प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में जो है वो इतना ज्यादा ज्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच करने के ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। तो इनको ज्यादातर हम लोग पेपर क्लेम भेजते हैं थ्रू फैक्स या पोस्टल एड्रेसेस। तो वर्कर कॉम्पनसेशन की ज्यादातर पेपर बिलिंग होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? पीछे वाले जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्लियर हैं आप लोगों के? नेक्स्ट हम लोग जो जाके आगे जो होंगे, हम लोग अपने डिटेल से जो है रेवेन्यू साइकिल के स्टेप्स के ऊपर आ जाएंगे। रेवेन्यू साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस से चल रहे होते हैं, तो ताकि वो वाली चीजें ना, पहले वाले कॉन्सेप्ट सारे हमारे पास क्लियर हो जाएंगे, तो हम इजीली जो है इन स्टेप्स को जो है वो देख लेंगे। मेरा ख्याल है काफी है, किसी और टॉपिक को ऐड नहीं करती, क्योंकि वो सब भी डिफरेंट, एक दूसरे से मुख्तलिफ ही चीजें आ रही हैं सारी। वो हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा खराब हो जाए। डेफिनेशन को आपको वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो पता होने चाहिए। ये पता, इंश्योरेंस की जहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि इंश्योरेंसेस जो है किस किस तरह की कवरेज कर रही है, गवर्नमेंट की इंश्योरेंसेस कौन सी है, प्राइवेट कौन सी इंश्योरेंसेस है। इस तरह की चीजें जो है वो याद थोड़ा सा होनी चाहिए। फिर जब हम लोग काम करते रहते हैं तो काम करते के साथ साथ हम लोगों को चीजों का आइडिया ज्यादा अच्छा हो जाता है। इवन इंश्योरेंसेस के आईडी देख के पता चल जाता है कौन सी इंश्योरेंस क्या चीजें हैं, ये चीजें साथ साथ काम करते हुए समझ आएंगी। लेकिन शुरू में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाना चाहिए, जितनी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एचएमओ प्लान्स क्या थे, पीपीओ प्लान्स क्या थे, इनमें क्या फर्क था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी। इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें जो है वो आप लोगों को जो है वो आनी चाहिए। बाकी इतना ज्यादा नहीं होता कि कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है या कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इतने आपके पास वोकेबलरी में वर्ड जरूर होने चाहिए कि कोई छोटी सी बात अगर कोई पूछ रहा है तो उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सको कि ये क्या चीज है। ठीक है, मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको फिर मैं रैप अप कर लेती हूँ, वाइंड अप कर लेती हूँ। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती हमारी, जो होती है वो 5 डेज वीक क्लास हो रही होती है। सैटरडे संडे आपका जो है वो ऑफ होता है। हाँ, कहीं पे अल्टरनेटिव हम लोगों ने कभी करना हो तो कर लेते हैं, जैसे कि बीच में से कोई अगर बीच में से डे अगर मिस हो जाता है किसी चीज के लिए, लेकिन नॉर्मली हमारा सैटरडे संडे जो है वो ऑफ ही होता है।
थैंक यू सो मच। मैं आपको आज एचआर से कह के आउटलाइन भी शेयर करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों का जो वीकेंड है उस पे भी आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स प्लेस होते हैं, वो आप लोग देख लिया करो, उससे रेलिवेंट चीजें रिसर्च कर लिया करो। अब तो बहुत इजी है, चैट जीपीटी देख के तो आप लोग जो है जो भी टॉपिक है उसको मजीद डिटेल में देख सकते हो। थैंक यू सो मच।